में पाकिस्तान के शो ऑफ द फील्ड की 7th एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शाइजा एजाज। और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट उर्वा शफकत। अस्सलाम वालेकुम उर्वा। वालेकुम सलाम। हमारे शो के जो आज मेहमान हैं उनका ताल्लुक डॉन न्यूज से है और इसके अलावा वो पेशावर ज़ल्मी के मीडिया मैनेजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। शो का आगाज हम एक फॉर्चुनेट न्यूज के साथ करते हैं। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान आज पहला टेस्ट जो है वो जीत गया है। तो लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाकई अच्छी थी कि साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो वीक थी, या हमें कोई होम ग्राउंड एडवांटेज हुआ है? देखें, तीनों कॉम्बिनेशन है। अगर आज के मैच की हम बात करें, चूंकि होम एडवांटेज से मैं स्टार्ट करूंगा, चूंकि पाकिस्तान 13 साल बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान में खेल रहा था। सो जब भी आप अपने मुल्क में खेलते हैं, कंडीशंस प्लेयर्स चूंकि उसके यूज टू होते हैं, आपको होम एडवांटेज होता है, पिचेस आपके मुवाफिक होती हैं, पिचेस के मुतालिक आपको बेहतर पता होता है। तो क्लियरली क्लियरली इस कराची टेस्ट में पाकिस्तान ने इस होम एडवांटेज का फायदा उठाया। और इससे ज्यादा साउथ अफ्रीका टोटली मुझे क्लूलेस लगा, कुछ सिवाय एक दो पार्टनरशिप जो हुई वॉन्डर डुसन की, और इसके साथ साथ जब उनकी मरकरम के साथ पार्टनरशिप हुई तो लग ये रहा था कि वो इन विकेटों पर खेलने की ज्यादा आदी नहीं है। और अडॉप्टेशन का मसला आया, और क्विंटन डिकॉक उनके कप्तान, उन्होंने एडमिट किया कि कुछ मिस्टेक्स भी हुई, कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। सो पाकिस्तान ने शायद क्लियरली फायदा उठाया है। होम एडवांटेज इसी को कहते हैं। इस वक्त दुनिया में क्यों भारत को हम हाई रेट कर रहे हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन तमाम ही टीमें होम एडवांटेज का फायदा उठाते हुए होम पर अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रही हैं। और बहुत कम टीम है, जैसे इंग्लैंड ने भी श्रीलंका को श्रीलंका में हराया, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बड़ा रेयर हो रहा है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि होम एडवांटेज जो मौजूद है टीमों के पास, उसका टीमें फायदा उठाती हैं। तो पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया। बिल्कुल, लेकिन हमने इसके साथ-साथ और भी थोड़े-से चेंजेस देखे, जैसे कि स्क्वाड सिलेक्शन की सारी जो थी वो बाबर आज़म के पास थी इस बार वो अथॉरिटी। उसके साथ-साथ हमने देखा कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स भी पिक हुए, तो ये भी कुछ रीज़न्स हैं। क्या आपको लगता है वाक़ई मिसबाह इनकम्पैटिबल है सिलेक्शन के लिए या क्या सीन है? देखिए, मिसबाह उल हक ऑब्वियसली जब इस सीरीज में एंटर हुए उर्वा, तो एक तलवार लटकी हुई है उनके ऊपर, या हम कह सकते हैं कि लटकी हुई थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम इस सीरीज जीतते हैं 2-0, 1-0 तो हम हो गए हैं। क्या 2-0 वाले कोच को आप तब्दील कर सकते हैं? माजी में ऐसा हुआ है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब मोहसिन हसन खान पाकिस्तान टीम के कोच थे और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 3-0 से मुत्तहिदा अरब अमारात में हराया था। पाकिस्तान उसके बाद वनडे सीरीज जरूर हारा था, लेकिन फिर उनको फारिग कर दिया गया था। और उसके बाद डेव वाटमोर जो है पाकिस्तान टीम के कोच बने थे। तो ऐसा हुआ जरूर है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इतना कोई इंतहाई कदम उठा सकता है? क्या हमने प्लान कर लिया है कि मिसबाह उल हक को हमने हटाना है? फिर तो चले, मुझे समझ में आता है, फिर तो सीरीज का नतीजा कुछ भी हो। लेकिन अगर इस सीरीज पर मिसबाह उल हक के फ्यूचर का इन्हिसार है, और 1-0 होने के बाद अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पिंडी टेस्ट में गो के वहां पर पिच शायद साउथ अफ्रीका को थोड़ा सूट कर सकती है, क्योंकि पिंडी की विकेट हिस्टोरिकली सीमर्स को और मीडियम पेसर्स को, या एक बड़ी अच्छी सपोर्टिंग विकेट होती है। मुझे लगता नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा यासिर नोमान का इम्पैक्ट होगा। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान इस सीरीज को जीतने में कामयाब रहता है, तो मेरे ख्याल है कि मिसबाह उल हक रहेंगे। और उनकी जो आपने कॉम्पिटिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए, तो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दुनिया की हर टीम इस वक्त अवे सीरीज में हार रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो ऑस्ट्रेलिया में हराया, या इंग्लैंड ने जो श्रीलंका को श्रीलंका में, ये बड़ा रेयर होता है। असल इम्तिहान हुँ। तभी होता है जब आप मुल्क से बाहर खेलें। साउथ अफ्रीका भी तो देखे ना, इम्तिहान में फेल हुआ। वो पाकिस्तान आए, उन्होंने उनकी मुसलसल एशियन कंडीशंस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, शायद गालबन 8 या 9 टेस्ट वो हारे हुए मुसलसल। सो यस, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। लेकिन आपने जो बात की थी मिसबाह उल हक की, आई थिंक ये सीरीज अगर वो जीतते हैं तो मुझे लगता है वो एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। जी, सही है। अच्छा देखिए, आप फवाद आलम और नमान अली ने इस बार अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनको काफी अरसे तक गेम डिप्राइव रखा गया है। फवाद आलम को तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक। तो मैनेजमेंट उनको क्यों नहीं रखती है? क्योंकि अगर आप देखें, अगर ये हमारी टीम में पहले होते तो बहुत अच्छी टीम की सिचुएशन होती, लेकिन नहीं है। और मैनेजमेंट को भी इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको पता नहीं क्यों नहीं कास्ट करती इन दोनों को। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, फवाद आलम अगर 10 साल पहले सिलेक्ट हो जाते तो क्या हम फिर पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। यही पाकिस्तान क्रिकेट है। और यहाँ पर वो कुछ होता है जो आप यकीन नहीं कर रहे होते। और साथ देखिए,
एक मैं आर्गुमेंट जरूर करूंगा, मैंने अपने प्रोग्राम में भी किया था अपने गेस्ट से, कि जब मिसबाहुल हक और यूनुस खान, असद शफीक, अजहर अली स्टैब्लिश हो गए थे, तो देखिए पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो बड़ी फॉर्मिडेबल रही है। तकरीबन अगर हम बात करें 2015 से लेकर 2008 तक, तकरीबन ये 6-7 साल थे जहां पाकिस्तान ने यूई के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अच्छा, उस जमाने में पाकिस्तान के पास ओपनिंग के मसाइल जरूर थे, पर फवाद आलम ओपनर नहीं है। नंबर 3 पे अजहर अली स्टैब्लिश तरीन पाकिस्तान के प्लेयर रहे, ट्रिपल सेंचुरी की है, डबल सेंचुरीज की हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर। फिर मिसबाह और यूनुस के होते हुए आपकी मिडल ऑर्डर बड़ी स्ट्रांग थी, और मिसबाहुल हक के बाद फिर हम बात करते थे असद शफीक की। तो बड़ी अच्छी पाकिस्तान की 11 रही उस जमाने में टेस्ट टीम की। लेकिन उसके बावजूद जो चीज मुझे हैरान करती है वो ये है कि पाकिस्तान ने कभी फवाद आलम को स्क्वाड में भी नहीं डाला। चले आप 11 में नहीं खिलाते, लेकिन कम से कम स्क्वाड में रखते। कभी ना कभी इंजरी कभी हुई थी। वैसे मजे की बात है कि और जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी वो बड़ी कंसिस्टेंट थी। इसलिए आपको याद होगा कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन पाकिस्तान में आईसीसी की टेस्ट मेस भी लेकर आए थे जब पाकिस्तान आईसीसी की नंबर 1 रैंकिंग पे था। तो ऐसा नहीं है कि फवाद आलम के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी कोई रीजन नहीं थे, रीजन थे। लेकिन साथ में मैं फिर ये भी सपोर्ट करूंगा उनको कि उनको कम से कम आप स्क्वाड में रख सकते थे। लेकिन हमें मौजूदा मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, मिसबाहुल हक को और साथ साथ बाबर आजम को भी, कि उन्होंने ना सिर्फ इन्हें सिलेक्ट किया बल्कि इनको 11 में खिलाया। और आप देखें ना, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आई थिंक अब हम थोड़ा सा इस चीज को, आई थिंक मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस चीज से निकल जाना चाहिए बतौर मीडिया, बतौर फैंस। फवाद आलम भी इस चीज को डिस्कस नहीं करना चाहते। वो कहते हैं 10 साल जाया नहीं हुए, शायद मैंने इज्जत कमाई है उन 10 सालों में, इसी वजह से अब मैं खेल भी रहा हूँ। तो आई थिंक लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस फेज। पाकिस्तान ने उनको खिलाया है 3 सीरीज में, अब उनकी टीम में जगह बन गई है। जहां तक नौमान अली की बात है, अगेन मैं आपसे बात करूंगा कि यासिर शाह पाकिस्तान के लीडिंग जो है वो स्पिनर हैं, और उनके तकरीबन 44 टेस्ट मैचेस में 234 विकेट्स हैं, जो फिनोमिनल रिकॉर्ड है। और हम जब बाहर खेलते हैं या यूई में खेलते हैं, उस दोनों के लिहाज से उनका रिकॉर्ड ऑन पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आउटसाइड एशिया इतना अच्छा नहीं है। तो उनकी भी जगह शाहिदा बन नहीं पा रही थी। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, जो मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो लबे लबाब कह लें, जो बॉटम लाइन आप इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो ये है कि जब आप अपनी होम कंडीशंस में आते हैं ना, जब आपको अपनी पिचेस पे खेलना होता है, ये वो मौका है जहां पर आप तमाम तर खुलकर, कहते हैं ना इसको, खेलना। वो बात हुई कि आपने सिलेक्शन भी अपने मतलब की, 2 स्पिनर्स भी खिलाए, आपका ऐसा मिड ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम भी टीम में आप परफॉर्म कर रहा है जिसको आप पहले खिलाते हुए थोड़ा हिचकिचाते थे। तो आई थिंक ये समरात हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के वापस आने के। बिल्कुल सही। मूविंग ऑन टू सेकंड टेस्ट जो कि स्पोर्ट्स इंडिया में शुरू हो रहा है, आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगा? सेकंड नहीं, अब क्योंकि आगे 3 T20 आईज भी आ रहे हैं, तो हो सकता है शाहीन को रेस्ट मिल जाए। आपको लगता है ताबिश खान को खिलाएंगे शाहीन को रेस्ट देके? आपका प्लेइंग 11 क्या होगा? देखिए सी ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज तो टेस्ट मैच खत्म हुआ है, कि अब ये पिंडी टेस्ट के लिए क्या तब्दीलें करते हैं। लेकिन एक चीज तो मुझे मालूम हुई, जो मेरा रिसर्च वर्क कहता है, कि रावलपिंडी और कराची के नेशनल स्टेडियम की विकेट पर काफी फर्क है। क्योंकि यहाँ की विकेट, अगर आपको उर्वा स्टैट्स पता हो, तो इस नोमान हो, साजिद खान हो, या जितने भी स्पिनर थे, इन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा डोमिनेट किया है। तो इससे अंदाजा होता है कि सारे मैचेस हुए कराची में, स्टेट बैंक ग्राउंड, नेशनल बैंक, नेशनल स्टेडियम के अंदर। अंदाजा ये होता है कि कराची की विकेटें, कराची का मौसम इस वक्त जो मौजूद था, ये स्पिनर्स के लिए एक बड़ी आइडियल सिचुएशन थी। फिर जहां इतनी क्रिकेट हो गई हो, वहां या तो 2 चीजें होती हैं, या तो बहुत ही खराब विकेट बनता है, या फिर आपको एक स्पिन ट्रैक मिल जाता है जहां पर आप स्पिनर्स को खिलाते हैं, जहां वो पहले दिन ना सही, दूसरे दिन जाके, और तीसरे दिन तो उनका काम और जादू चल ही जाता है। इसलिए हमने देखा कि पहले दिन भी 14 विकेटें गिरी, और फिर चौथे दिन भी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका को ठीक ठाक स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन पिंडी की विकेट, उर्वा और शाहिदा, मेरे ख्याल में ऐसी नहीं होगी। वो थोड़ा डिफरेंट विकेट है। क्यों? एक तो मौसम, जो लोग रहते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या लाहौर में, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि कराची और पिंडी के मौसम में इस वक्त बहुत फर्क है। अच्छा खासा ठंड है, और ठंडा मौसम जब होता है, मॉइस्चर होता है, स्पिन के लिए ज्यादा हालात साजगार नहीं होते, और थोड़ा ड्यू फैक्टर भी रहता है। ओवरकास्ट कंडीशन अगर है तो फिर भी बॉल जो है वो सीम या स्विंग करता है। तो वहां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद हम
एक ऐसे ऑप्शन पे जरूर जाएं जो हमें फास्ट बॉलिंग का जो है वो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि एक चीज है इस कराची टेस्ट में, दो बातें अगर हम नोट करें उर्वा, एक तो हमारी ओपनिंग का प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आबिद की बात करें, इमरान की बात करें, उन्होंने स्कोर नहीं किए। इसी तरह हसन और शाहीन ने बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की लेकिन विकेट्स नहीं लिए। तो ये टीम मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं ये बात जो है ना मुझे लगता है करेगी। आपके पास हारिस रऊफ मौजूद हैं, ताबिश खान स्क्वाड में मौजूद हैं, और फहीम अशरफ ने तो अपनी जो प्लेस है उसको अर्न किया है, उन्होंने 50 बनाई है, लेकिन उनको भी शायद थोड़ा सा रोल दिया जाएगा कि आप तीसरे सीमर के तौर पर ज्यादा ओवर्स करें। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। उमूमी तौर पे जो लोग मिसबा को जानते हैं, हिस्टोरिकली मिसबा जीती हुई टीम में बतौर कप्तान या कोच तब्दीलियां नहीं करते। बतौर कोच तो ज्यादा जीते नहीं, लेकिन जब बतौर कप्तान थे तो वो नॉर्मली सेम 11 खिलाया करते थे। तो मुझे लगता है शायद अगर कोई इंजरी का इशू ना हुआ तो मुझे लगता है कि शायद हम सेम साइड ही खेलता हुआ देखें। जी बिल्कुल सही। ज्वाइन करने से पहले थोड़ा-सा करना चाहूँगी इसमें, आपका यूट्यूब चैनल तो मैं जब से आपने बनाया तब से देखती हूँ, मैंने भी बनाया था इनफैक्ट, अब मैं उसमें अपलोड करना स्टार्ट करती हूँ। एक तो एज़ ए मीडिया स्टूडेंट आपकी क्या एडवाइस होगी उन मीडिया के बच्चों को जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं? क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने इससे पहले भी एक सेशन हुआ था, मुझे याद है फरहान निसार और अरफा फेरोज थे जो जियो न्यूज़ में काम करते हैं और आप लोगों की तरह ही बड़े यंग हैं, और उनकी एंट्री अब तो माशाल्लाह वो काफ़ी एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं। लेकिन उर्वा और शाहिदा, आई थिंक जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन के मेरे पास डॉन पे आते हैं, इंटर्नशिप वगैरह हो रही होती है। मैंने एक चीज़ नोट की है, सहाफत आप पढ़े जरूर, कोई भी डिग्री हो, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, उसकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि आपने रोज जाकर पढ़ना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, आप उस लिहाज से पेपर्स देते हैं। लेकिन जो सहाफत है ना उर्वा और शाहिदा और जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस पर देख रहे हैं या कल को देखेंगे, सहाफत चाहे टीवी की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट की हो, चाहे आजकल का सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, ये वो चीज है जो आप किसी को प्रॉपरली सिखा नहीं सकते अनलेस कि वो खुद सीखना ना चाहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने पढ़ना जो बहुत ज्यादा है। आप अखबारात को आज भी पढ़िए। क्यों? आपका टीवी का कंटेंट आया, चला गया, उसकी एक लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, उसकी मेमोरी नहीं होती, ठीक है। आपका जो मैगजीन है वो अब होता नहीं। अखबारात एक ऐसी चीज है जिसने रोज छपना है। अखबारात के लोग जानते हैं, जो टीवी के मुकाबले में अखबारात में लोग काम करते हैं, उनका शिकवा भी है या वो अपने तौर पे ठीक बात करते हैं, या वो लोग जो उर्दू वेबसाइट पे रोज लिखते हैं, कि जो लिखने का अमल है और बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाए, जब आपको पूरा एक पेज बनाना है अखबार का, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करूं, सियासत के हवाले से बात करूं तो 4-5 पेजेस बनाने हैं, फिर शहर की खबरें हैं, फिर शोबिस की खबरें हैं, वहां मेहनत बहुत हुई होती है। और वो चीजें जो है ना वो आप करेंगे तो आएंगी, आप उनको पहले पढ़ेंगे। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अगर मीडिया स्टूडेंट हैं, कल को आप एंकर बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो सब कुछ की शुरुआत और जो बेसिक है वो है आपकी सबसे पहले आपकी पढ़ाई, आपकी रीडिंग कैसी है, आप कितना पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप लिखने पर आते हैं या बोलने पर आते हैं। मैंने एक चीज मैं आप लोगों किसी को भी डिस्करेज नहीं करूंगा, बिकॉज यूट्यूब या ट्विटर या इंस्टाग्राम एक ऐसा मीडियम है जो सबके लिए बहुत आसान है। आपने आईडी बनाई, आपने आकर बोलना शुरू कर दिया, विच इज गुड। आप इसको प्रैक्टिस के लिए करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परफेक्शन आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपने जो ट्रांसफर करना है या अपनी इंफॉर्मेशन किसी को बतानी है, वो आपको आएगी मेहनत से, जो लिखने से पहले पढ़ने से है। फिर जितने भी इस वक्त आप CNN, पाकिस्तान में तो इसका रुझान शायद इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो एंकर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने प्रॉपर रिपोर्टिंग की है। मैंने 10 साल रिपोर्टिंग की है उर्वा और शाहिदा, प्रॉपर 10 साल रिपोर्टिंग, फील्ड में जाकर चीजों को खुद कवर किया है, लोगों से मिले हैं, इवेंट की कवरेज की है, पूछा है लोगों से कि गोल्फ में अगर गए तो कैसे कवरेज करनी है, क्रिकेट में क्या है, टेनिस में क्या है, लोगों से मिले हैं। तो जो फील्ड में जाना है, जो आपका लिखना और पढ़ना है, ये वो बेस है जो आपको उस मकाम पे पहुंचाती है जहां फिर आप किसी के साथ बात करें, या कल को आप अपना YouTube चैनल उस लेवल का बनाएं जहां पर लोग आपकी उस
इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ सराहेंगे, सुनेंगे, क्योंकि उनको वो कंटेंट मिल पाएगा जो एक मेहनत के बाद जो है वो रिपोर्टर हासिल करता है। तो मैं एंकर या यूट्यूबर से ज्यादा हमेशा इनकरेज करता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो रिपोर्टिंग की तरफ जो है वो तवज्जो दें, राइटिंग की तरफ दें। फील्ड बहुत है, टेक्निकली ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं इसको समराइज करता हूँ कि अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो रिपोर्टिंग अलग फील्ड है, डेस्क पे भी लोग चाहिए होते हैं जो अच्छा लिखना पढ़ना जानते हो, लेकिन दोनों चीजों में शर्त यह है कि आपने पहले मेहनत बहुत करनी है। 1-2 साल तो आपको इंटर्नशिप में लग जाते हैं, फील्ड में जाकर लिखने समझने में, और जब इस प्रोसेस से आप गुजरते हैं तो फिर आप एक ऐसे पोजीशन पर होते हैं जहां आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा उर्वा और शाहिदा, कि जब आप मीडिया में हैं तो आपका काम इंफॉर्मेशन गैदर करना है और फिर लोगों तक पहुंचाना है। अगर आपको इंफॉर्मेशन होगी नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा नहीं, अगर आपने उन चीजों पर रिसर्च नहीं की होगी, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा मीडिया स्टूडेंट्स को, कि ये एक जॉब प्रोफेशन वाली नहीं है, ये पैशन है। अगर आपको पैशन है मीडिया का, अगर आपको स्पोर्ट्स का, शोबिस का, बिजनेस का, जो भी आपके रेलेवेंट बीट है, अगर आपको उसके ऊपर अबूर है, अगर आप उसके अंदर डिग इन होकर अपना 24/7 काम कर सकते हैं तो तभी आइएगा, वरना बहुत मुश्किल है। So much for your time, sir. Viewers का भी बहुत शुक्रिया. See you next week. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.